हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12 यानी लेसन नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम लोग अपने आसपास देखते अनेक प्रकार की हमें डिवाइसेस दिखती हैं। कोई आयताकार होती है यानी कुछ ऐसे हमें स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, कुछ ऐसी ठोस संरचनाएं दिखाई देती हैं जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं, और कुछ ऐसी ठोस संरचनाएं हमको दिखाई देती हैं जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ऐसी ठोस संरचनाएं जो हमको सॉलिड स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहे हैं जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, उनको हम लोग बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? 2D। और जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? 3D स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे आपके सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, आप बोर्ड को देख रहे हैं, तो ये बोर्ड कैसा है? 2D है, क्योंकि इसमें लंबाई और सिर्फ चौड़ाई है, यानी इसमें हमें ऊंचाई नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगी उनको क्या बोलेंगे? 2D स्ट्रक्चर बोलेंगे। और जिनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे? 3D स्ट्रक्चर। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, 2 दिशात्मक, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल यानी 3 दिशात्मक। ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर कक्षा 9 में हम लोगों ने कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पर हमने 2D स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। अब जो हाई स्कूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है 3D स्ट्रक्चर। तो 3D स्ट्रक्चर में जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं संरचना, उसका नाम है घनाभ। तो पहली संरचना जो होगी उसका नाम बेटा क्या है? घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबॉइड। क्या बोला जाता है? क्यूबॉइड बोला जाता है। तो बेटा हम लोग देख रहे हैं क्या? घनाभ पढ़ रहे हैं। तो घनाभ एक ऐसी संरचना है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। अब घनाभ के जैसी संरचना आपके यहाँ क्या आप लोगों ने देखा होगा? जैसे आपका एक कमरा बनवाते हैं, तो कमरे में आप देखिए कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। मैं घनाभ को बना के आपको दिखाता हूँ कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ। देखिए किस तरीके से बनाते हैं। ये एक हमने आयत पहले बना लिया, और फिर यहाँ से एक आयत हमने ये बना लिया। हल्का टेढ़ा हो गया, आप लोग सीधा बनाइएगा। ये इसको हमने इस तरीके से जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने क्या बनाया? घनाभ बनाया। और इस घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। ये पहला पृष्ठ है, ये इसका दूसरा पृष्ठ है, ये तीसरा पृष्ठ है, और ये चौथा पृष्ठ। 4 पृष्ठ हो गए। एक पीछे की तरफ पृष्ठ है 5वां, और एक सामने की तरफ पृष्ठ है, ये 6 पृष्ठ होते हैं। तो घनाभ कैसी संरचना है? एक ऐसी संरचना है कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं बेटा? 6 पृष्ठ। जैसे हमारे पास एक संरचना बनी हुई है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या घनाभ है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक पृष्ठ ये सामने है इसके, और एक पृष्ठ ये है, तो 2 पृष्ठ ये हो गए। एक पृष्ठ ये ऊपर है और एक पृष्ठ इसका नीचे, तो कितने पृष्ठ हो गए? 4। एक पृष्ठ इसका ये है और एक पृष्ठ बेटा ये है, तो टोटल कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। तो घनाभ की पहली खास बात ये होगी कि इसमें कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। कितने सर पृष्ठ होते हैं? 6 फेसेस होती हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, पहली बात। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या चीज बेटा? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। और यहाँ पर कुछ चीजें आपको और याद रखनी है, ध्यान देना है कि जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि आपकी होती है 2 पाई आर। ये फार्मूले आपको थोड़ा सा समझ के चलने हैं, जिससे हमें फार्मूले लगाने में, निकालने में बहुत आसान होगी। तो यहाँ पर मेनली हम लोग 3 फार्मूले देखेंगे, जिससे हमारी पूरी की पूरी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, यानी बाकी जितने भी सवाल हैं वो भी यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। पहला देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। अब भाई इसका नंबर को मिटा रहा हूँ। अब ये नंबर मैंने मिटा दिया, या लिखे रहने दो, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। ये 6ठा लिखा हुआ है। अब आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक पृष्ठ है। इसमें देखिए ये लंबाई है इसकी, ये चौड़ाई है, और ये बेटा इसकी क्या हो गई? सॉरी, ये लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है, और ये पीछे इसकी बेटा क्या होगी? चौड़ाई होगी। तो घनाभ होगी। तो यहाँ पर ये इसकी लंबाई है, लंबाई को हम मान लेते हैं एल से लिखते हैं। लंबाई को क्या लिखा? एल से। और इसकी ऊंचाई को हमने बेटा लिखा एच से, ऊंचाई को एस से लिख दिया। और इसकी ये जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई को हमने लिख दिया बी से। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तीनों इसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? घनाभ हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि घनाभ का फार्मूला निकालेंगे। तो पहला इसका जो हम फार्मूला निकालेंगे वो निकालेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
या फिर इसी को बेटा बोला जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हमें फार्मूला निकालना है। और हम आपको पीछे बता चुके हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आइए इसका फार्मूला हम निकालना शुरू करते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जगह नहीं मेरे पास, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं पहले इसके पृष्ठ की बात कर रहा हूँ। ये इसका पहला पृष्ठ है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये पहला पृष्ठ इसका, और ये इसका दूसरा पृष्ठ है। तो ये दोनों पृष्ठ इसके एक जैसे हैं, यहाँ भी लेंथ और हाइट है, और यहाँ भी आपके पास क्या है, लेंथ और हाइट है। तो ये दोनों पृष्ठ एक जैसे हैं। तो यानी हमें क्षेत्रफल निकालना ना इस पृष्ठ का, तो क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे। यहाँ पर हाइट क्या कर रही, चौड़ाई का काम कर रही है, लेंथ है ये, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन ये लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी है, क्योंकि दो पृष्ठ हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्या बना, 2 × L × H प्लस, हमने दो पृष्ठ की बात कर लिया। अब इसके पास यहाँ पर देखिए ये दो पृष्ठ हो गए। अब हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे, अब हम ये दो पृष्ठ ले लेंगे। तो ये वाली तो लंबाई थी और इस बार ये क्या है, विड्थ है, तो लंबाई और चौड़ाई हो गई। तो यानी यहाँ भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस 4 पृष्ठ का काम हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक तो ये इसकी बेटा क्या है, यहाँ पे देखिए ये एक तो इसकी ये हाइट हो जाएगी, ये क्या हो गई हाइट, और ये इसकी बेटा क्या हो गई, विड्थ हो गई, यानी चौड़ाई हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b × h हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा b × h, और इसको 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराने का कारण क्या है कि यहाँ पर दो पृष्ठ है ना एक जैसे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 2LH 2LB और 2BH। यहाँ से आप अगर तो देखेंगे तो कॉमन मिल जाएगा 2, तो अंदर बचेगा LH प्लस LB प्लस BH। तो ये इसका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, किसका, घनाभ का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि यानी एक सॉलिड स्ट्रक्चर, एक सॉलिड संरचना जिसके हम जितने भाग को देख पा रहे हैं या जितने भाग को हम टच कर पा रहे हैं, तो उसका क्या कहलाता है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात जब हमसे कर रहा है तो इसका मतलब हम इसका संपूर्ण पृष्ठ देख पा रहे हैं और उसको हम टच कर पा रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये जो बता रहा हूँ बातें इनको याद रखना। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि घनाभ का पार्श्वीय क्षेत्रफल, या फिर आपसे यहीं पे कहेगा दीवारों का क्षेत्रफल। दीवारों का क्षेत्रफल, अब दीवार का मतलब क्या है कि आपने अपने कमरे में देखा, तो जैसे मेरे पास ये मैं यहाँ पे घनाभ लिए हूँ, ये तो ये घनाभ है। तो घनाभ में पार्श्व का मतलब होता है जो खड़ी हैं, तो जो दीवारें हैं वो खड़ी होंगी। जैसे मैं एक बंद कमरे की बात करूं तो कमरे में छत भी होती है और फर्श भी होता है। तो भाई पार्श्विक क्षेत्रफल जब भी आपसे कहा जाए, आप छत को हटा दीजिएगा और फर्श को हटा दीजिएगा, तो बची आपके साइड में 4 दीवारें, तो उन दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो छत पे जो हमारी दीवार है तो उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, उसमें ऊंचाई नहीं है, यानी और फर्श में भी क्या है, हमारी लंबाई और सिर्फ क्या है, उसमें चौड़ाई है। तो हमें किसको हटाना होगा, तो सर हमें यहां से हटाना होगा LB को। तो जब हम यहां से LB को हटा देंगे तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, ये बनेगा 2LH प्लस यहां पर बेटा क्या बन जाएगा, BH। कोई दिक्कत, यहां से मैं LB को हटा दिया। देखो इसी फार्मूले से मैं इसको ला रहा हूं ताकि अगर आप एक याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। LB को यहां पर गैप करना है। तो अब यहां से देखो, यहां से HH कॉमन मिल जाएगा तो H भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, L प्लस B बचेगा। तो घनाभ का पार्श्विक क्षेत्रफल या घनाभ की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2HL प्लस B होता है। अब यहाँ पर तीसरा जो हम फार्मूला पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं घनाभ का आयतन। कभी भी आपको आयतन निकालना हो तो आयतन बराबर हमेशा होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। इस बात को याद रखिएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि मेरी जो भी कमरे की फर्श थी, उस कमरे की फर्श में क्या है, लंबाई और सिर्फ चौड़ाई है, यानी आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई L × B। और ऊंचाई हमने कितनी मानी है, ऊंचाई आपने H मानी है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, LBH बन जाएगा। क्या बनेगा, LBH बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने बेटा ये घनाभ के फार्मूले देख लिए। अब घनाभ से जस्ट अगर देखा जाए कि घनाभ के बराबर पृष्ठ रखने वाली एक और संरचना है जिसको हम लोग कहते हैं घन। क्या कहते हैं, घन। तो घन में भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेकिन घनाभ और घन में क्या अंतर है, अब हम इसको नेक्स्ट, आप इसको नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं कि घन और घनाभ में क्या अंतर है। जल्दी से इसको नोट करिए।
तो बेटा यहाँ पर देखो, एल आपकी क्या है, लंबाई है, बी आपकी क्या है, चौड़ाई है, और एच आपकी क्या है, ऊंचाई है। तो जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है बेटा, देखिए अगली जो हमारे पास संरचना है उसका नाम है घन। क्या नाम है बेटा, घन। और ये देखिए हमारे पास घन है, आपके पास देखिए हमारे पास क्या घन है, तो हम इसको भी मिटा देते हैं और आपको एक सिंपल सा घन बना के दिखाते हैं। घन की खास बात ये होती है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। क्या बराबर होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो एक ऐसी संरचना जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों उसे हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो घन में क्या हुआ कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती हैं, और यहाँ पर जो हम घन में मान के चलते हैं, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को हम लोग ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, ए से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इसकी चौड़ाई है, अभी पीछे स्ट्रक्चर में देखा तो ये ए है, इसकी लंबाई भी कितनी ए है और इसकी ऊंचाई भी क्या है, ए है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ए हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें भी बेटा कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा बेटा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। क्लियर है बेटा, ये भी ए होगा और ये भी होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई सब कुछ क्या है बेटा, बराबर है। ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो एक ऐसी समझना जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों तो उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसी संरचना है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर ना हो, मतलब दो तो बराबर है पर एक बराबर नहीं है, तब भी वो क्या कहलाएगा, वो घन नहीं होगा। तब वो क्या कहलाएगा, क्यूबॉइड कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। घनाभ होने की मेन शर्त क्या है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि अगर लंबाई, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लंबाई और चौड़ाई तो बराबर है परंतु ऊंचाई बराबर नहीं है, उस कंडीशन में ये घन नहीं होगा। सपोज करिए लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं है लेकिन लंबाई और ऊंचाई आपस में बराबर है, तब ये क्या होगा, घन नहीं होगा। अगर सपोज करिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर नहीं, तब भी ये क्या होगा, घन नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा। ये भी क्या होगा, क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमने बेसिक डिफरेंस देख लिया कि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर होता है। अभी हमने आपको पीछे फार्मूला पढ़ाया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये देखिए 2 हमने आपको फार्मूला लिखाया था, एल बी या बी एच आगे लिखा था, जो भी आपको लिखना हो, एल एच बी एच वो तो प्लस माइनस में आगे हो जाता है, एल एच एल बी प्लस आपको हमने बी एच लिखाया था। लेकिन आप यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है, यानी और उन सबको, लंबाई को भी ए से लिखेंगे, चौड़ाई को भी ए से लिखेंगे और ऊंचाई को भी हम ए से लिख रहे हैं क्योंकि सब बराबर है। इसलिए अगर मैं यहाँ पर ए और ए लिखूंगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए गुणे ए लिखूंगा, तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, ए गुणे ए लिखूंगा, और यहाँ पर भी बेटा क्या लिखूंगा, ए गुणे ए लिखूंगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अगर मैं यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं 2a से सबका मल्टीप्लाई करा दूं, 2a से सबका मल्टीप्लाई करा दूं तो 2a स्क्वायर ये बनेगा, ये भी क्या बनेगा, 2a स्क्वायर बनेगा, और ये भी क्या बनेगा। या मैं डायरेक्ट ऐसा ना करके मैं आपको क्या करता हूं, ऐसे मल्टीप्लाई कराने में थोड़ा सा मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आगे यहां पर ये 2 लिखा हुआ है, a का गुणा a से a स्क्वायर और ये a स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2a स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, 6a स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 भुजा स्क्वायर होता है। ए क्या है, यहाँ पर भुजा है, ए बेटा क्या है, यहाँ पर भुजा है, तो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखिए। अब मुझे पार्श्विक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कौन सा क्षेत्रफल, पार्श्विक क्षेत्रफल, मतलब इसकी दीवारों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसकी दीवारों का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, छत और फर्श को गायब कर देंगे, तो किसी एक a स्क्वायर को गायब कर देंगे। तो जब एक a स्क्वायर गायब हो जाएगा तो यानी कितने पृष्ठ गायब हो रहे हैं, एक ये गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आप इनको ये लिखोगे 2 और a को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 4a स्क्वायर। तो कितने हो गए,
इसका पार्श्विक क्षेत्रफल क्या होता है 4a² होता है। और अभी हमने आपको बताया था कि कभी भी आपको आयतन निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a², और ऊंचाई भी यहाँ पर क्या हो जाएगी a हो जाएगी, ऊंचाई भी यहाँ पर क्या होगी a होगी, तो इसलिए इसका फार्मूला क्या बनेगा a³ बनेगा। क्लियर है? तो घन का जो जो हमारा बेटा यहाँ पे घन लिख लीजिएगा, घन आप मैंने मिटाया नहीं थोड़ा सा, ये घन है, क्या बेटा ये घन, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा घन का आयतन। तो घन का आयतन ये होता है, घन का पार्श्विक क्षेत्रफल ये होता है, और घन का बेटा ये हमारे पास क्या दिया, ये हमें दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? तो ये फार्मूले हैं, और इन फार्मूलों को अगर आप याद कर लेंगे तो आपके सवाल, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले जितने भी सवाल हैं बहुत आसानी से लगते हैं। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपका कलम चलता रहना चाहिए, मतलब क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए और उसका डायग्राम ड्रॉ करते रहना चाहिए, और जो भी आपको डाटा दिया गया है उस चित्र में आप उसको मेंशन करिए, और फिर आपकी जब संरचना बन जाए तब उसको ऑब्जर्व करिए कि क्या पूछ रहा है और हमें किस तरीके से निकालना होगा। ठीक है? तो हमने दूसरी डिवाइस पढ़ ली जिसका नाम क्या था घन। अगर हमारा घनाभ तैयार है तो घन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा उसका नाम क्या है बेलन है। क्या नाम है बेलन। अब बेलन ये कौन सा है, घर में जो मम्मी रोटी बेलती वाला बेलन नहीं है, उसको बेलन नाम दे दिया गया। एग्जैक्ट बेलन ये आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं ये है बेलन। बेलन की खास बात ये होती है कि जब जो बेलन होती है, जो संरचनाएं बेलनाकार होती हैं, उनकी खास बात ये है कि जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ बेलन को, ये एक लाइन आपने खींची और एक लाइन भी खींची, हमने यहाँ पे दो लाइनें खींची, और ये बेलन का नीचे का पृष्ठ है और ये बेलन का ऊपर का पृष्ठ है। ठीक है? तो ये बेलन होता है और ये बेलन का सेंटर है। यहां से यहां तक की बेलन की ये जो होती है इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, हाइट h है। ये बेलन की क्या है, ऊंचाई है, यानी h है। ठीक है, बेलन है। और यहां पर बेलन की खास बात ये होती है कि बेलन के नीचे की त्रिज्या यानी r और बेलन के ऊपर की त्रिज्या यानी r हमेशा बराबर होती है। यानी बेलन का जो नीचे वाला हिस्सा गोलीय हिस्सा है उसकी त्रिज्या r और ऊपर वाले हिस्से की त्रिज्या r हमेशा बराबर होती है, तो वो बेलन होता है। अब जैसे यहाँ पर आपने एक डिवाइस बना दी कुछ इस तरीके से, तो आप इसको बेलनाकार नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी त्रिज्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये वहां पर हमारा बेलन नहीं कहलाएगा, ये हमारा छिन्नक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, छिन्नक बन जाएगा। तो बेलन की खास बात ये होती है कि त्रिज्या ऊपर और नीचे की त्रिज्या हमेशा क्या हो, बराबर हो। ये इसकी ऊंचाई है। अब आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास बेलन है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका ये क्षेत्रफल और इसका ये क्षेत्रफल फट गया है, बनाया था बच्चों ने, बहुत बढ़िया बनाया था। इसका ये क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल यानी इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये रेडियस और ये रेडियस, यानी दोनों रेडियस आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होंगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं एक बात करूँ तो मेरे पास आपको समझाने के लिए मेरे पास क्या है, हाँ बिल्कुल है, ये देखें। अगर मैं कुछ इस तरह से बात करूं तो ये मेरा एक बेलन है ना बेलन, क्या है बेटा, ये बेलन है। क्या है, बेलन है। तो बेलन की ये क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। ये बेलन की क्या हो जाएगी, परिधि। क्या हो जाएगी बेटा, ये परिधि। और परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। समझना मैं क्या बता रहा हूँ, ये बेलन की क्या हो जाएगी, परिधि। क्या हो जाएगी, परिधि। और ये बेलन की क्या हो जाएगी, हाइट। समझ रहे ना बेटा, ये वाली क्या हो जाएगी, हाइट, और ये बेलन की क्या हो जाएगी, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये क्या हो जाएगी, परिधि। अगर मैं इसको ऐसे खोल दूं तो ये बेलन की लंबाई बन जाएगी, परिधि क्या बन गई, लंबाई, और ये हमारी हाइट क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो अगर मुझे क्या निकालना हो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो पहले, अच्छा चलो पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तब वक्र पृष्ठीय। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा क्या होगा, जरा इस बात को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उससे हम आपको बेहतर समझा पाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या हो जाएगा, याद रखना ये होता है आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, ये आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आधार की
परिधि। आधार की परिधि मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई मैं ये मेरे पास ये बेलन है, ये मेरे पास बेलन है और बेलन को मैं इस तरह रखूंगा तो ये आधार पे इस तरह रखा हुआ है, तो ये जो इसकी आधार की, इसकी जो ये आधार की जो परिधि होगी ये, और इसकी बेटा ये क्या है, ऊंचाई। तो आधार की परिधि और बेटा क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब आधार की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r, और इसकी ऊंचाई बेटा क्या h है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH होता है। दूसरा फार्मूला इसका यहां से बनेगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, वक्र पृष्ठीय का मतलब जो घूमा हुआ था, वक्र था, तो वक्र वाला इतना ही पोर्शन तो घूमा था, जो घूमा वाला पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय। संपूर्ण पृष्ठीय में क्या होगा, वक्र पृष्ठीय तो है ही है, साथ में ये जो आप गोला देख रहे हैं, तो ये क्या लगा, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल, और ये भी क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो कितने वृत्त लगे हैं बेटा, 2 वृत्त लगे हैं। कितने वृत्त लगे हैं, 2 वृत्त लगे हैं। तो ये आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे 2 और गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 वृत्त लगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया था, 2 पाई RH इंटू, यहां पे देखिए 2, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। यहां से देखिए 2 पाई r कॉमन मिल जाएगा, यहां से बचा h और यहां से बचा r। तो इसका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। अब हमारे पास जो तीसरा है वो है बेलन का आयतन। बारिश हमारे यहाँ बेटा बहुत तेज हो रही है। बेलन का आयतन, तो आयतन निकालने के लिए हमने आपको बताया था आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल बेटा क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, कोई बता सकता है, बिल्कुल बता सकता, क्योंकि आधार पे आप देखिए, ये मेरे पास बेलन है, ये इसका आधार है, आज इसको मैं ऐसे रखूंगा तो आधार में क्या आएगा, ये पाई r स्क्वायर आएगा, ये वृत्त आएगा। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, और इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी, h। तो फार्मूला जो बनेगा क्या बनेगा, पाई r स्क्वायर h बनेगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फार्मूले निकाल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये वाला फार्मूला आया है और यहाँ पर ये वाला फार्मूला आया है। तो ये फार्मूले आप लोग याद रखिएगा, और सवाल तो इसके चुटकियों में लगेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और ये बेलन की हमने यहाँ पे रेडियस लिख दी है, ये इसकी बेलन की ऊंचाई है। और बेलन की आपको पता, बेलन वही होती है जिनकी रेडियस आपस में बराबर हो। अगर रेडियस आपस में बराबर नहीं है दोनों तरफ की, तो वो क्या बन जाएगा, छिन्नक बन जाएगा, तब वो हमारा क्या रहेगा, बेलन नहीं रहेगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अगली डिवाइस जो हमारे पास बेटा है उसका नाम है क्या, शंकु। ये हमारे पास बेटा क्या है, शंकु है। ये देखिए, हालांकि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये क्या है, शंकु है। यहाँ पर ये शंकु की हाइट हो जाएगी, ये आप लोग देख रहे हैं, ये शंकु की क्या है, हाइट है। और यहाँ पर ये जो नीचे है ये बेटा क्या कहलाएगा, ये शंकु का क्या कहलाएगा, निचला हिस्सा, और ये शंकु का है ऊपरी हिस्सा। क्लियर है, ये शंकु का निचला हिस्सा और ये क्या है, ऊपरी हिस्सा। यहाँ पर ये जो टेढ़ी वाली ऊंचाई होती है, ये टेढ़ी वाली ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो L बराबर क्या है, तिर्यक ऊंचाई, H क्या है, ऊंचाई है, और ये जो R है वो क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए सबसे पहले हम निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है, याद रखना, पाई RL होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल में हमको L का मान नहीं दिया होता है। किसका मान नहीं दिया होता है, L का मान नहीं दिया होता है। तो हम L का मान किस तरीके से निकालेंगे, तो ये L है, सपोज करें आपको H दिया है, R दिया है, लेकिन आपको L नहीं दिया है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा यानी 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है, L स्क्वायर। आधार इंटू ऊंचाई, मतलब आधार मतलब लंब बटे लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना हो जाएगा, H, और प्लस आधार का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर L। तो कभी भी आपको अगर L का मान ना दिया हो तो आपको L इस फार्मूले से निकालना होगा। तो ये हमारा क्या होगा, पाई RL।
अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कैसे निकालेंगे, तो वो हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे आधार का क्षेत्रफल, या वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो, आधार का क्षेत्रफल। अब यहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना है, पाई आर एल है, आधार का क्षेत्रफल आपका है पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाई आर कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा एल प्लस आर, तो ये हमारा होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरह से हमें निकालना है शंकु का आयतन, तो आधार का क्षेत्रफल इसका है पाई आर स्क्वायर और ये क्या है ऊंचाई, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा। एक बात यहां पर याद रखना, शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो, शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3। क्यों होता है कि जैसे मान लीजिए आपने समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का एक बेलन ले लिया और उसको आप क्या कर रहे हैं, किसी लिक्विड से भरना चाहते हैं, तो उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या का आप एक शंकु ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपने एक बेलन ले लिया, ये बेलन ले लिया और यहां पर आपने एक शंकु ले लिया, ये आपने शंकु लिया। मैं चाहता हूं कि इस शंकु की सहायता से मैं इसको भर दूं, तो कितनी बार में ये भरेगा, 3 बार में भरेगा, यानी 3 ऊंचाई समान हो और त्रिज्या समान हो दोनों की, इसकी ऊंचाई बराबर, इसकी त्रिज्या बराबर हो, तो दोनों की त्रिज्या और दोनों की ऊंचाई बराबर हो, तो अगर मैं इस शंकु से भर भर के पानी इसमें डालूंगा तो ये 3 बार में भर जाएगा। यानी ये बेलन के आयतन का कितना होता है, 1/3 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने 4 चीजों के फार्मूले निकाल लिए हैं। इतनी बात समझ में आ गई है, तब तक इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा, आगे हमारे पास है गोला। गोला का मतलब होता है स्फीयर। जैसे हम यहाँ पर इसको बनाएं तो ये हमारे पास एक गोला है और गोला पूरी तरीके से क्या होता है, ठोस होता है। गोला क्या होता है, पूरी तरीके से ठोस होता है। ये हमारा क्या हो गया, गोला। और इस गोले का ये सेंटर होगा और सेंटर से परिधि की जो दूरी कहलाती है वो इसकी रेडियस होगी, आर होगी। यानी किसी गोले की क्या है, रेडियस, ये आर है। तो गोला जैसे होगा, आपने देखा होगा कोन को, अगर आपने कहीं भी देखा होगा शंकु, तो बड्डे में जो टोपी लगी होती है वो एकदम शंकु होता है, ठीक है। उसी तरह से गोला क्या है, हमारा फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल की गेंद हो गई, या हम क्रिकेट में बॉल खेलते हैं, टेनिस की बॉल हो गई, ये सब हमारी क्या होती है, गोला होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। सर एक ही क्यों होता है, क्योंकि आप जब गोले को घुमाएंगे, आप बेटा क्या करेंगे, गोले को देखेंगे तो गोले का पूरा पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है। ऐसा हम लोग 5वीं डिवाइस यहाँ पर देखने वाले हैं, गोला यानी स्पेयर। स्पेयर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपकी बॉल होती है या वॉलीबॉल होती है या फुटबॉल की बॉल होती है, आप लोगों ने, या कंचे आप लोगों ने देखे होंगे, तो वो हमारे क्या होते हैं, गोले होते हैं। क्या होते हैं, गोले। तो गोले क्या होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये गोले का केंद्र है, तो केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर गोले की बेटा क्या होती है, त्रिज्या। तो आर यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है। अब यहाँ पर हमसे कहा गया कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है, क्योंकि गोला पूरी तरीके से क्या होता है, घुमा हुआ होता है। तो यानी पूरा का पूरा उसका सरफेस कैसा है, वक्र है, घुमा हुआ है। आपने बॉल को देखा, पूरी की पूरी बॉल कैसे होती है, राउंडेड होती है, गोल होती है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम गोले के आयतन की बात करें तो इसका आयतन का फार्मूला होता है, याद रखना, 4 पाई आर क्यूब होता है। तो ये 2 फार्मूले आपको याद रखने, ठीक है। अब यहाँ पर गोले के साथ साथ हम लोग अब यहाँ पर देख लेंगे, या हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। गोले के आयतन को हम लोग कहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो इसका दूसरा फार्मूला जो है वो है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन जो होता है वो याद रखना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता। कितना होता है, पाई आर क्यूब होता है। तो ये हमारा गोला है। अगर हम अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोला हमारा ऐसा होता है। ये हमारा बेटा क्या है, गोला है, और ये हमारा बेटा क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। ये हमारा क्या हो गया, अर्धगोला। ये इसकी बेटा क्या हो जाएगी, रेडियस। अब आप लोग जब अर्धगोले को कभी देखते हैं तो आपने अपने घर में कटोरी देखी होगी, या कटोरी हमारी क्या होगी, अर्धगोला हो गई। या हम बॉल को पूरी तरीके से काट दें, आधा आधा बीच से काट दें, तो जब आधा आधा बीच से काटेंगे तो कटोरी की तरह हमें वो दिखेगा। तो हमारा क्या होता है, ये अर्धगोला है। ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, अर्धगोला है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्धगोला।
और अर्धगोला यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो छठी डिवाइस है यहाँ पर उसका नाम है अर्धगोला। क्या नाम है बेटा? अर्धगोला। इंग्लिश में बोला जाता है हेमी स्फीयर। क्या बोला जाता है? हेमी स्फीयर। तो यहां पर सबसे पहले हम यही लिखेंगे, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर था। तो गोला पहले पूरा था, अब गोला कितना हो गया? आधा हो गया, यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो अलग होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा? एक तो गोले का हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे हाथ एक कटोरी है, तो इसके ऊपर मैं ढक्कन बंद करूंगा। मम्मी के आपके घर में भगोना होगा, भगोने के ऊपर मम्मी इस तरह से ढक्कन बंद करती है, तो ढक्कन क्या है? आपका वृत्त है, तो क्या हो जाएगा? वो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये जब इनको हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर, अब हमारा अर्धगोले के आयतन की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? अर्धगोले के आयतन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आयतन की बात करते हैं, अर्धगोले का आयतन। तो तीसरा फार्मूला यहां पर बनेगा, अर्धगोले का आयतन। तो याद रखना, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब था, तो इसका आधा कर दीजिए, तो आधा करेंगे अर्धगोले का आयतन तो आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया अर्धगोला क्या होता है, उसके फार्मूले क्या बने, गोले के फार्मूले क्या बने, शंकु को देखा, बेलन को देखा, घन को देखा, घनाभ को देखा। तो ये अगले की जो एक्सरसाइज आपको लगानी है, इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखिए, और हर एक चित्र को, एक डायग्राम को अपने माइंड में सेट करिए। किस चीज का डायग्राम किस तरीके से बन रहा है, किसको रेडियस मान रहे हैं, किसको ऑब्लिक लेंथ या तिर्यक ऊंचाई कौन सी है ना? ये सब आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। जब आप इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ जाएंगे तो आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी, सवाल बहुत आसानी से लगेंगे। तब तक के लिए अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज को, और एक्सरसाइज को हम बेटा बोर्ड पे ना समझा के हम उसको आपको पेपर पे समझाएंगे, ताकि चीजें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।